कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो एक मटेरियल जो यूज होता है वो होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल उन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम सब बात करने वाले हैं डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में। सो डाइइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। कैपेसिटर अभी हम सब स्टार्ट नहीं किए हैं। कैपेसिटर को समझने से पहले डाइइलेक्ट्रिक्स और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को समझना जरूरी है। तो क्या होते हैं ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल? ये बेसिकली एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। जैसा कि आपको पिछला वीडियो में बताया गया है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दो होते हैं, या तो पोलर या तो नॉन पोलर, है ना। और उनके जो एटम्स होंगे उनके जो एटम और मॉलिक्यूल होंगे उनको कहा जाएगा पोलर और नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम सब डाइइलेक्ट्रिक को समझते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ना। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच जिस पर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस can be induced। कैसे इंड्यूस्ड होगा? बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपको पता है, जैसा कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपने देखा, मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? इंड्यूस्ड हो जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल जो हुआ करते थे हमारे पास, पोलर का अपना डाइपोल मोमेंट था, है ना। पोलर का अपना डाइपोल मोमेंट था और नॉन पोलर का अपना डाइपोल मोमेंट नहीं था। नॉन पोलर की तरह काम करता था, नॉन पोलर की तरह काम करता था। कब? जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता था? मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को क्या करते थे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपने आप को अलाइन कर लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में। आपने देखा था पिछला वीडियो में, उसको बताया गया था। आप उस वीडियो को अगर नहीं आपने देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहां जो चार्ज होगा, यहां इस बात को याद रखना है, यहां जो चार्ज होगा वो बाउंड चार्ज होगा, है ना। बाउंड चार्ज, जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है वो बाउंड चार्जेस होंगे। क्यों? क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक अभी क्या बताया गया है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यहां जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो बाउंड चार्जेस होगा। बाउंड चार्जेस मतलब एटम्स के साथ बाइंड करके आएगा, है ना। कैसे आएगा इसको हम सब देखेंगे। डाइइलेक्ट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? ड्राई एयर, ड्राई वुड, ठीक है, मीका, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सब डाइइलेक्ट्रिक्स है। अब हम सब समझते हैं डाइइलेक्ट्रिक का पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, अभी आपको बताया गया है, डाइइलेक्ट्रिक का काम है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को बढ़ाना, है ना। पर्पस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स is to increase
कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम हम सब देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना है ना, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको स्टोर करना है, तो आपने यहां डाइइलेक्ट्रिक्स को चुना, और डाइइलेक्ट्रिक कैसा है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। सो नॉन कंडक्टिंग क्यों, कंडक्टिंग क्यों नहीं? तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है कि कंडक्टिंग मटेरियल अगर आपने चुना होता तो चार्ज स्टोर कहां होता? चार्ज तो फ्लो कर जाता है ना। तो चार्ज को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हम सबको कैसा मटेरियल चाहिए? नॉन कंडक्टिंग, जहां पर चार्ज स्टोर हो सके, वो फ्लो ना हो सके, लीक ना हो सके, जब जैसा जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम सब चार्ज को यूज कर सके। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जांपल्स हैं, है ना, और भी पर्पस होते हैं डाइइलेक्ट्रिक के। पहला जो इंपॉर्टेंट पर्पस है वो टू इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में यूज होने वाला डाइइलेक्ट्रिक्स, ये आपके इजिली पोलराइजेबल होने चाहिए, इजिली पोलराइजेबल। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अभी हम सब देखेंगे, है ना। डाइइलेक्ट्रिक्स आर इजिली पोलराइजेबल, मतलब आसानी से चार्ज बोथ साइड में, दो फेस में इंड्यूस्ड हो सके, ऐसा होना चाहिए डाइइलेक्ट्रिक्स। तो अब हम सब देखेंगे डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि कैसे डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। तो टॉपिक हम सब देंगे, अब हेडिंग लगाएंगे डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ पोलराइजिंग डाइइलेक्ट्रिक, है ना। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है? डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल and opposite charges on the both faces of डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक्स के दो फेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड करने का प्रोसेस को कहा जाता है डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कैसे ये होगा, ये सब कुछ हम सब पहले पढ़ चुके हैं पोलर और नॉन पोलर में, फिर भी यहाँ फिर से इसको अच्छे से और एक बार हम लोग समझ लेते हैं। हम सब कंसिडर करते हैं दो प्लेट जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इस पर प्लस चार्ज है, इस प्लेट पर प्लस चार्ज है ना, प्लस क्यू, और इस प्लेट पर है माइनस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी सरफेस में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सब कंसिडर कर लेते हैं सिग्मा माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस सिग्मा, है ना। और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सब कंसिडर कर लेते हैं प्लस सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज, आपको पहले बताया गया है। डेंसिटी, ये टॉपिक हम सब पढ़ चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा प्लस क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव प्लेट। और ये किस चार्ज की वजह से हो रहा है? प्लस चार्ज की वजह से, है ना। उसी तरह माइनस सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव प्लेट। किसके वजह से हो रहा है? नेगेटिव चार्ज की वजह से। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सब क्या लेकर चले थे?
सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, है ना। ये हम सब अभी इसका काम नहीं है, पर अभी इसको समझना जरूरी था। तो यहां जब कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है, दो प्लेट है जिस पर अलग अलग चार्जेस हैं, एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कैपेसिटर पढ़ेंगे तब हम सब वो ज्यादा क्लियर होगा कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अभी हम सब कंसीडर करते हैं दो प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट है। ये कैसा प्लेट है? टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल प्लेट। और यही टॉपिक जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना, ठीक है, चार्ज को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। चार्ज स्टोर कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। अब इस पर हम सबको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन होगा, कुछ डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है डायरेक्शन। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? इसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा आपको पता है, सिग्मा अभी बताया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ना हम प्लस लेंगे ना हम माइनस लेंगे, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना चाहिए। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे हम सब। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये हो गया, लेकिन क्या होगा अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए? डाइलेक्ट्रिक को जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में, तो क्या होता है? आपको पता है क्या होता है, पिछला वीडियो में बताया गया था आपने। थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर दिया जाए। इस तरह से ये नॉन पोलर, डाइलेक्ट्रिक पोलर या नॉन पोलर दोनों हो सकता है ना। डाइलेक्ट्रिक में कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? पोलर या नॉन पोलर कोई भी मटेरियल यूज किया जा सकता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब बोला जाए तो दो ही मटेरियल यूज होगा, पोलर या नॉन पोलर। आपको पहले बताया गया है पोलर का अपना डाइपोल मोमेंट होता है और नॉन पोलर का अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से दोनों में डाइपोल मोमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां आप कंसिडर कीजिए, यहां आप नॉन पोलर लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप अप्लाई करते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं? जिनके अपने सेंटर ऑफ मास मैच करते हैं, ठीक है, वो आपको बताया गया है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था क्या होता है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अलोंग पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन शो करते हैं और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन। तो ये वाला जो फेस है सारा आपका नेगेटिव हो जाया करता था, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव, ये सारा नेगेटिव, ये सारा पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव हो जाया करता था और लेफ्ट वाला नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव बाउंड चार्ज लेफ्ट की ओर अपोजिटली अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज रिपल्सन शो करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहां आपको समझना है, यहां सबका एक डायरेक्शन हो गया है ना, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट सब में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सबका डाइपोल मोमेंट एक ही, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। मतलब डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में सेट हो गया, अपना डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में सेट हो गया। कब? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड
अंदर भी तो इंड्यूस्ड हो रहा है जिसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सो ई आई क्या है? ई आई है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने अप्लाई किया तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी इंड्यूस्ड हुआ। अब इस चीज को आपको पता है, अगर ये कंडक्टर होता, यहां आप नोट में याद रखें, अगर ये कंडक्टर होता तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है ना, जो यहां बना उसके बराबर हो जाता। सॉरी ये ओ नहीं, ये आई है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता एक्सटर्नल के। तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ था कंडक्टर में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था? मैग्नीट्यूड जीरो हो गया था। लेकिन ये कंडक्टर नहीं है, ये तो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है। सो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम सब देखेंगे। उससे पहले हम सब समझते हैं कि यहां जो चार्ज बना वो एक दूसरे को कैंसल करेगा। कितने चार्ज कैंसल करेंगे उसको यहां समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ज एक जिसको बाउंड किया जा रहा है, यहां डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल करेंगे। ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव को, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 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 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहां सिर्फ बचेगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहां बचेगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पहले बताया जा चुका है। यहां ये बन गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट का तो ये डायरेक्शन है, आपको पहले भी बताया गया है। अब इसमें आपको समझना है कि ये एक लेयर है, ठीक है, ये दो फेस है, इस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिवली बन जाएगा। ठीक है। और इस पर जो चार्ज बनेगा बाउंड चार्ज, वो नेगेटिवली बन जाएगा। ठीक है। चार्ज इंड्यूस्ड अपोजिट होते हैं, तो ये आपका नेगेटिव, इधर नेगेटिव है, तो ये जो बनेगा बाउंड जो सरफेस जो है यहां पर बोथ साइड का जो सरफेस है वो क्या बनेगा? अपोजिटली बनेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस सरफेस का भी अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, जिसको हम सब नाम देंगे इंड्यूस्ड। ठीक है। इंड्यूस्ड प्लस में, और यहां इंड्यूस क्या है? इंड्यूस्ड माइनस में, है ना। यहां हम सब इसको लिखते हैं सिग्मा आई, क्या है? प्लस, ठीक है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू पॉजिटिव बाउंड चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव बाउंड चार्ज। वहीं पर सिग्मा माइनस बोलते आई, तो ये हो जाता इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव बाउंड चार्ज। ठीक है। सो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस बात को समझना है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, ई आई जो इंड्यूस्ड हुआ वो कितना होगा? ई आई इंड्यूस्ड हुआ वो कितना होगा वो आपको समझना है। सो ई आई ओरिजिनल जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ था एक्सटर्नल, तो क्या था? ओरिजिनल वाला सिग्मा और एप्सिलॉन नोट। तो इंड्यूस्ड वाला क्या हो जाएगा? सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही तो होगा, है ना। आपका यही होगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2।
अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप अप्लाई करते हैं, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है और ये क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है ना। व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, डाइइलेक्ट्रिक्स इज प्लेस्ड between parallel plate capacitor, electric field is reduced, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड हो जाता है। कैसे रिड्यूस्ड हो जाएगा, कितना रिड्यूस्ड हो जाएगा? हम सब लिखेंगे ई आर, ई आर मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना होगा। अब इसका वैल्यू कैसे हम सब कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों वैल्यू को रख देने से वैल्यू आपको मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट करने से रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। So ER reduced electric field, EE external electric field sigma by epsilon नॉट माइनस क्या है EI, EI के जगह में क्या है सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ER का वैल्यू यहाँ हम सबको मिल गया, कितना है एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा I, ये है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड हो जाता है जब कोई डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है दो पैरेलल प्लेट के बीच में। यही अगर कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाता, जीरो हो जाएगा, और यही रिड्यूस्ड वाला अंदर वर्क कर रहा होगा, है ना। अब हम सब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन भी पूछता है। इन सब बातों को आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। डाइइलेक्ट्रिक्स का यूज हम सब कैपेसिटर में देखेंगे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये रेशियो होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the ratio of applied external electric field intensity, कौन सा है ये, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम सब बात कर रहे हैं, ई की, है ना, टू द reduced value of electric field intensity, ठीक है। इसको K से डिनोट किया जाता है, कैपिटल K से, डिनोटेड बाय K, है ना। सो K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा रेशियो किसका, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई अपॉन ई आर। अब ई और ई आर का वैल्यू आप रख सकते हैं। ई का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई आर का वैल्यू क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो K का वैल्यू हम सबको मिल गया। K का वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में मिल गया, सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, दोनों में से कोई एक का। और सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां आपको याद रखना है
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं वो हमेशा बड़ा होगा और रिड्यूस्ड वाला हमेशा छोटा होगा। सो सिंस EE इज ग्रेटर देन ER, ठीक है, सो K का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ऑलवेज। इसका यूनिट क्या होगा, नो यूनिट नो डायमेंशन, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। K इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है, यूनिटलेस भी है डायमेंशनलेस भी है। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये प्योर नंबर होगा, प्योर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा नाम है SIC, SIC स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। दूसरा नाम SIC स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। सब बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी। अब हम सब बात करेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, है ना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो इसमें होता क्या है, आपको पता है, जब नन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, नन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है। तो यही बताता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी कि कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है। तो वो होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लार्जर द इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर द डाइपोल मोमेंट। सो applied external electric field is directly proportional to product of जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ इसको आपको अगर इक्वल करना है तो एक कांस्टेंट अल्फा लगाना होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E, है ना, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल था जो आपने लगाया था, और P क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। E क्या है, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और P क्या है, P है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, उसी से आया। और एक एक्स्ट्रा यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। Permittivity is the property of any space to hold the charge or electrification। इसका वैल्यू आपको पता है 8.854 × 10⁻⁻12, यूनिट भी आपको पता है। सो अल्फा यहाँ क्या है, अल्फा है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। इसी अल्फा का नाम है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। अगले वीडियो में हम सब शुरू करेंगे कैपेसिटर।
अल्फा क्या होगा, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, और इसका SI यूनिट होगा, अल्फा का SI यूनिट, आप P का SI यूनिट रखें, मोमेंटम बोल रहे हैं, ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर क्यूब आएगा। यूनिट और डायमेंशन वॉल्यूम का आएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं। सो ये था एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ये डिसाइड करेगा कि कोई भी सरफेस, कोई भी फेस कितना पोलराइजेबल है, कितना उसको पोलराइजेशन किया जा सकता है, कितना उसके डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है।